Assalamualaikum and welcome to Biochemistry Alls once again. Today's topic is learning of first aid techniques and save lives. ये एक जनरल टॉपिक है और इसके बारे में नॉलेज हर ख़ास आम को होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ख़ास फील्ड से ताल्लुक़ रखते हों या आप ख़ास शोबे में से मुंसलिक हों तो ही आप फ़र्स्ट एड को परफॉर्म कर सकते हैं। ये एक मिथ है और फर्स्ट एड एक ऐसी टेक्निक है जो हर ख़ास आम को, हर बच्चे को, हर बड़े को, हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले फ़र्द को इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज ना सही बट कुछ ना कुछ तो पता लाजमी होना चाहिए। इस चीज़ पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, इसके ऊपर आपको टाइम ज़रूर सर्व करना चाहिए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की। तिब्बी इमदाद के बारे में क्यों पता होना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब हमें कुरान पाक की ही एक आयत से मिलता है जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जिसने किसी इंसान की जान बचाई गोया इसने तमाम इंसानों की जान बचाई। और इसी आयत का एक दूसरा हिस्सा है जो मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर सकी। वो कुछ यूँ है कि जिसने किसी एक इंसान का कत्ल किया तो गोया उसने तमाम इंसानियत का कत्ल किया। तो फर्स्ट एड टेक्निक अगर आप नहीं सीखते तो आपका शुमार खुदा न खास्ता आप किसी ऐसी कंडीशन में फंसते हैं जिसमें आप किसी इंसान को बचा सकते थे लेकिन आप अपनी लाइल्मी की वजह से उस इंसान को नहीं बचा पाए। तो खुदा न खास्ता आपका शुमार उन लोगों में ना हो कि जिनके बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जिसने किसी इंसान का कत्ल किया उसने गोया तमाम इंसानियत का कत्ल किया। ये मुकम्मल तौर पर आपके अपने हाथ में है, इसलिए आपको कुछ ना कुछ टाइम ज़रूर सर्व करना चाहिए ताकि आप इस नॉलेज को गेन कर सकें और ये आपकी पहुंच में है। कोई ऐसी दुश्वारी नहीं है कि आप इसको नहीं समझ सकते। तो मैंने कोशिश की है कि मैं बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से और आसान ज़ुबान में आपको समझा सकूं। तो मैंने कुछ ऐसी ही कंडीशंस को सिलेक्ट किया है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनली हमें देखने को मिलती है और हमें समझ नहीं आती कि हम उन कंडीशंस में क्या करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनकॉन्शियस पर्सन के बारे में। एक ऐसा इंसान जो बेहोशी की हालत में आपको मिले और आपको समझना है कि आपने उसके साथ करना क्या है, बजाय कि आप उसको सेव करने के आप कुछ ऐसे गलत कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आमतौर पे सोसाइटी में प्रैक्टिस की जाती हैं और उन्हें भी नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहे होते हैं। बजाय कि किसी की जान बचाने के वो उसको अल्टीमेट डेथ की तरफ लेकर जाते हैं। तो वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कॉजेज़ की तरफ। देखिए, जब कोई इंसान आपको बेहोशी की हालत में मिलता है तो उसकी 3 बड़ी वजूहात हो सकती हैं। इसके अलावा भी वजूहात हो सकती हैं लेकिन बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे अगर आपको समझना है इस चीज़ को, क्योंकि हो सकता है आप किसी मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ आपका ना हो, आप किसी और फील्ड से हों, तो बिल्कुल ही आसान ज़ुबान में और अहम पॉइंट्स में आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो पहली जो सबसे बड़ी वजह हो सकती है उसके बेहोश होने की, जो आपने अपने माइंड में फ़ौरी तौर पर लानी है, वो ये है कि मे बी इसका जो है वो ब्लड शुगर लेवल जो है वो कम हो गया हो। ठीक, उसके बाद जो वजह हो सकती है कि हो सकता है कि इस इंसान की जो कार्डिक रिदम्स हैं वो डिस्टर्ब हो गई हो किसी शॉक की वजह से, किसी ट्रॉमा को देखकर या उससे गुजरने की वजह से उसकी रिदम्स जो है वो डिस्टर्ब हो और अल्टीमेटली उसकी जो ब्रीथिंग है वो स्टॉप हो गई हो। या ये हो सकता है कि जो ह्यूमन बॉडी है उससे अगर 1.5 लीटर या 2 लीटर्स के करीब ब्लड लॉस हो जाए ड्यू टू सम टाइप ऑफ इंजरी और एक्सीडेंट, तो भी जो है वो विक्टिम अनकॉन्शियस स्टेट की तरफ जा सकता है। तो इनको मैनेज करने से पहले कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि उनसे लाजमी बचना चाहिए। उनकी कोई वजह नहीं है कि उनको परफॉर्म किया जाता है लेकिन फिर भी किया जाता है। तो वो कुछ यूँ है कि जब भी कोई इंसान अनकॉन्शियस होता है तो उसके इर्द गिर्द के लोग सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि उसके इर्द गिर्द जो है ना झुरमट बनाकर खड़े हो जाते हैं। जब कोई इंसान बेहोशी की हालत में होता है तो वो नॉर्मल कंडीशन में जो सांस लेने की जो उसकी स्पीड है और रिदम है वो इंतहाई कम हो जाता है और वो इजीली सांस नहीं ले पा रहा होता। मे भी उसकी जो बेहोशी है उसकी वजह दम घुटना हो या जो है वो
उसको सांस की ज़रूरत हो, अगर आप इस तरह झुरमुट बना के खड़े हो जाएंगे तो वो जो उसको सांस आना है ना, वो भी नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले उसके गिर्द झुरमुट नहीं बनाना, उसको एक ख़ास मतलब खुली हवा में उसको रखना है। और अगर ये भी पॉसिबल ना हो तो कम से कम उसके इर्द गिर्द जो है वो झुरमुट ना बनाए। तो एक और जो बहुत बड़ी मिस्टेक की जाती है वो ये कि जब कोई इंसान बेहोश होता है तो फ़ौरन जगह जगह से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं कि इसको पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। पानी पिलाना किसी अनकॉन्शियस बंदे को ऐसे ही है जैसे आप उसका गला दबा रहे हो। इसकी क्या वजह है, आप देख सकते हैं इस फिगर में कि ये हमारे खाने का रास्ता है, ठीक है, जिसको हम एसोफेगस कहते हैं, खाने की नाली। और इसी के साथ लिंक करती है हमारी सांस की नाली। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी सांस की नाली है, ये नेजल पाथवे है, ये भी अल्टीमेटली हमारी सांस की नाली और खाने की नाली के साथ लिंक करता है, जिसको हम एसोफेगस, और जो सांस की नाली है उसको हम ट्रैकिया बोलते हैं। तो इन दोनों जो हमारे पास रास्ते हैं, जो पैसेजेस हैं, इनके दरमियान एक ब्रिज होता है जिसको हम एपिग्लोटस बोलते हैं। एपिग्लोटस का क्या काम होता है, जब हम कोई चीज़ खाना खाते हैं तो जो जब वो पास ऑन करता है थ्रू एसोफेगस, तो ट्रैकिया जो है वो सांस की नाली को टेम्परेरी जो है वो बंद कर देता है, ताकि किसी भी किस्म की ब्लॉकेज या खाने का ज़र्रा या कुछ भी सांस की नाली में ना जा सके। तो जो अनकॉन्शियस पर्सन होता है उसमें क्या होता है, ये जो एपिग्लोटस है, क्योंकि ये एक मसल होता है, तो ये रिलैक्स कंडीशन में चला जाता है, ये तो वर्किंग होता ही नहीं है। तो अगर आप इस इंसान को पानी पिलाएंगे तो जाहिर है उसकी जो ट्रेकिया है वो कवर नहीं हो सकेगा। एपिग्लोटस तो रिलैक्स कंडीशन में है, वो तो वर्किंग कंडीशन में नहीं है। तो मे भी जो पानी आप पिला रहे हैं वो यहाँ जाने के बजाय, यानी एसोफेगस में जाने के बजाय ट्रेकिया में चला जाए, तो फिर तो रहती बात रह जाएगी ना, फिर तो आपने कर दिया काम जो आपने करना था। और दूसरी जो कॉमन मिस्टेक की जाती है कि जो इंसान बेहोश होता है ना, पता नहीं क्यों, इसकी क्या वजह है कि उसके जो है ना नाक को दबाना शुरू कर देते हैं लोग। उन्हें लगता है कि शायद हम नाक को दबाएंगे तो ये जो है ना हड़बड़ा के उठ जाएगा। हड़बड़ा के वो लोग उठते हैं जो आ, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो लोग जो ड्रामा कर रहे होते हैं कि हम बेहोश हैं, वो उठ जाते हैं। लेकिन जो इंसान वाकई में कॉन्शियस नहीं है ना, वाकई में अनकॉन्शियस स्टेट में है, उसकी तो मतलब रहती रह जाएगी, उसको तो जो सांस आना है वो भी नहीं आएगा। तो ये दो काम, जो तीन काम मैंने आपको बताए हैं, ये तो आपने लाजमी जो है ना इनसे बचना है और दूसरों को भी मना करना है कि वो ये काम ना करें। नेक्स्ट हम चलते हैं कि करना क्या है। फर्स्ट एड फॉर अनकॉन्शियस विक्टिम में आपने करना क्या है, जो मैंने आपको पहले तीन वजूहत बताई थी कि वो अनकॉन्शियस होने की वजूहत हो सकती हैं, आपने उन्हीं चीज़ों को बस मैनेज करना है। और ये तमाम काम आपने उतनी देर में करने हैं जितनी देर में जो किसी भी किस्म की एम्बुलेंस या डॉक्टर तक ले जाने तक का सफ़र जो है, उस दौरान में आपने ये काम करना है, बजाय कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें। और ऐसा भी नहीं है कि आपने सिर्फ ये करके बैठ जाना है और ना किसी एम्बुलेंस को किसी ने कॉल की है और ना ही जो है वो डॉक्टर के पास ले जाया जा रहा है। तो ये वो काम है कि जितनी देर में जो है कोई आपके पास जो है वो इमदाद नहीं पहुंचती, उतनी देर में आप क्या कर सकते हैं। पहला काम आपने ये करना है कि उस पर्सन की शुगर लेवल्स को आपने मैनेज करना है। सडनली आपने उस इंसान को शुगर देनी है इन कंसनट्रेटेड फॉर्म। कंसनट्रेटेड फॉर्म से मुराद है कि अगर तो वो कॉन्शियस नहीं है तो आप जाहिर सी बात है उसको पानी तो आपने एक घूंट भी नहीं देना। पानी आप इसलिए नहीं देंगे क्योंकि मे बी उसका जो है ना सांस की नाली में किसी किस्म की ब्लॉकेज ना आ जाए। दूसरा आपने काम ये करना है, शुगर देने के बाद आपके जहन में ये क्वेश्चन लाजमी आएगा कि अगर तो डायबिटिक पर्सन है तो फिर भी क्या हम उसे शुगर देंगे। तो बिल्कुल देंगे, मे भी उसकी शुगर हाई है या लो, ये आपने इसका बिल्कुल नहीं ख्याल करना। वो इसलिए क्योंकि ये एमरजेंसी कंडीशन की मैं बात कर रही हूँ
और एमरजेंसी कंडीशन में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप किसी इंसान की शुगर लेवल को जाके पहले ग्लूकोमीटर लेके आएँ, फिर उसको जो है वो चेक करें और फिर वेट करें रिज़ल्ट का, और उसके बाद आप उसको ट्रीटमेंट दें। एक एक मिनट कीमती होता है, और जो है ना उसको डेथ की तरफ लेके जा रहा होता है विक्टिम को। तो इसलिए क्योंकि हाई ब्लड शुगर लेवल इतनी डैमेजिंग नहीं है, डैमेजिंग तो है बट वो इतनी नहीं है कि वो डेथ का कॉज बने। लेकिन जो लो ब्लड शुगर लेवल है, अगर तो 25 to 30 मिनट्स के अंदर अंदर अनकॉन्शियस जो इंसान है उसको ट्रीटमेंट ना मिले या उसको शुगर आउटसाइड से ना दी जाए, तो उसकी जो बॉडी टिश्यूज़ हैं वो डेथ की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। और अगर तो ब्रेन खुदा न खास्ता उसके सेल जो है वो डेड होना शुरू हो जाए आफ्टर 25 to 30 मिनट्स, तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है और फिर डेथ जो है उसके चांसेस यकीनी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो पहला काम आपने शुगर लेवल्स को मैनेज करना है। सेकेंड स्टेप ये है कि आपने उसकी ब्रीथ को मैनेज करना है। ब्रीथ को मैनेज करने के लिए आप क्या करेंगे कि जो विक्टिम है उसको स्ट्रेट लिटा देंगे, स्ट्रेट ज़मीन पर लिटा कर उसको, उसकी जो चिन है उसको ऊपर की तरफ मूव करेंगे। इससे क्या होगा कि जो भी पैसेज है, एयरवे पैसेज है, उसके अंदर अगर कोई ब्लॉकेज हो या साइड लेने की वजह से सांस में रुकावट आ रही हो तो वो दूर हो जाएगी। ये आपने काम किया। उसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो ये, तो ये आप इम्प्लीमेंट करेंगे इन द केस ऑफ एक्सीडेंट इंजरीज जिसमें एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहा हो। उस कंडीशन में आपने इसको भी मैनेज करना होगा। अगर तो कोई जैसे कि कोई ज़ख़म है तो एक काम हम कर सकते हैं एट द स्पॉट ऑफ एक्सीडेंट और कोई भी हादसे की सूरत में हम ये काम तो लाजमी कर सकते हैं कि कम से कम उस जो वाउंड है उसको हम वॉश कर दें, पानी के साथ कर दें, किसी भी चीज़ के साथ कर दें, बजाय कि उसको फौरी तौर पर लपेटने के जो अक्सर लोग करते हैं वो इन्फेक्शन उसी वक्त अगर आप उसको किसी ना किसी हद तक रिमूव कर पाएँ तो कर देना चाहिए। उसको पानी से धोकर उसको अच्छी तरह कपड़े के साथ टाइटली बांध दें और जो है वो बाजू को सीने तक ऊंचा कर दें अगर तो बाजू में इंजरी है। ठीक, आपने जो है वो शुगर लेवल्स को मैनेज कर दिया, आपने सांस को मैनेज कर दिया, आपने ब्लीडिंग को मैनेज कर दिया। तो ये काम अगर आप 3 कर चुके हैं तो अब आप जो है वो इंतज़ार कर सकते हैं एम्बुलेंस का, और मे बी इतनी देर तक एम्बुलेंस आ भी जाए। आपने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया और इंशाल्लाह ये वो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मावन साबित हो सकती हैं किसी इंसान की जान को बचाने में। तो नेक्स्ट जो मैंने चूज़ किया है कंडीशन वो ये है कि विक्टिम ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जब भी हम सुनते हैं तो कभी हमें वाकई में समझ नहीं आती कि हमें इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। और समटाइम्स बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं और उसमें भी आप बहुत हद तक जो है वो मदद कर सकते हैं ऐसे इंसान की, और अपनी भी मदद कर सकते हैं और मज़ीद जानों को बचा सकते हैं। क्योंकि जब भी हम सुनते हैं न्यूज़ में कि कभी किसी इंसान मतलब किसी कंडीशन में करंट लग गया है, तो ये बहुत कम है कि किसी एक इंसान को लगा हो एट अ टाइम, 2-3 इंसान इकट्ठे ही क्यों जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब भी मैं देने की कोशिश करूँगी। तो इसमें भी हम देख लेते हैं कि इसमें कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं जब भी इलेक्ट्रिकल शॉक जो है वो लगता है। तो सबसे पहली वजह इन लोगों में डेथ की होती है वो है डिहाइड्रेशन। करंट की वजह से जो बॉडी के अंदर वाटर है वो आयोनाइज हो जाता है और एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन हो जाती है, या आप ये भी कह सकते हैं कि वाटर जो है वो ड्राई हो जाता है। तो वाटर की ड्राइनेस की वजह से मज़ीद 3 जो है वो वजूहत सामने आती हैं, 3 कंडीशन सामने आती हैं। एक तो ये कि वाटर कम है, इसका मतलब बॉडी में फ्लूइड लेवल जो है वो बहुत कम हो गया है। कम होने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती और अल्टीमेटली बॉडी का जो टेम्परेचर है वो गिरना शुरू हो जाता है। तो ये 3 वजूहत हैं, ब्लड प्रेशर, ब्लड टेम्परेचर
और डिहाइड्रेशन, ये 3 वजूहात हैं। अब हम इनको मैनेज करने का तरीका देखेंगे कि इनको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो फर्स्ट एड फॉर इलेक्ट्रिकल शॉक, देखिए जो 3 वजूहात हैं, अगर हम उनको मैनेज कर पाएँ तो उनका कुछ यूँ होगा, उनको हम कुछ यूँ देखें। जो 3 वजूहात हैं मैंने आपको बताई, उनको कुछ हम इस तरह से मैनेज करेंगे कि इमीडिएटली डिहाइड्रेशन होने की वजह से जो ब्लड बॉडी में फ्लूइड है उसकी जो अमाउंट है बहुत कम हो जाती है। तो अगर तो वो इंसान कॉन्शियस है तो आपने फ़ौरी तौर पर उसे लिक्विड देना है, किसी भी किस्म का लिक्विड आप फ़ौरी तौर पर जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप दें। दूसरा आपने जो काम करना है वो ये कि अगर तो वो कॉन्शियस है तो ठीक, लेकिन अगर वो कॉन्शियस नहीं है तो आपने फ़ौरी तौर पर उसे किसी करीबी मेडिकल स्टोर पर लेके जाएं, या वहाँ पर आप मंगवा सकते हैं। जाहिर सी बात है कि एम्बुलेंस को तो आपने कॉल की होगी जैसे कि मैंने आपको बताया। तो फ़ौरी तौर पर ऐसे इंसान को ड्रिप्स लगाई जाती हैं, वो ग्लूकोज की हो सकती हैं, वो किसी भी चीज़ की हो सकती हैं, ताकि बॉडी के अंदर जो है वो फ्लूइड लेवल जो है वो बैलेंस हो। नेक्स्ट, आपने गिरते हुए ब्लड प्रेशर की एक वजह जो है वो कोल्डनेस भी हो सकती है। आपने क्या करना है कि फौरी तौर पर उसको हीट प्रोवाइड करनी है, हीट प्रोवाइड करें या उसको ब्लैंकेट दें ताकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मज़ीद ना गिर सके। अब इसी तरह जिस तरह मैंने आपको अनकॉन्शियस स्टेट के केस में बताया था, उसी तरह कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो इलेक्ट्रिकल शॉक के केस में भी की जाती हैं। वो सवाल जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में किया था कि वो क्या वजह है कि जिसकी बिना पर 2-3 लोगों को इकट्ठे इलेक्ट्रिकल शॉक लगते हैं, उसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि सोर्स को मैनेज नहीं किया जाता। वो सोर्स जिसकी वजह से करंट लगा है, पहले शख्स को दूसरे उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते और वो भी उस जगह पे चले जाते हैं, उस विक्टिम को जो है वो टच करते हैं, जिसकी वजह से करंट उनमें भी शिफ्ट हो जाता है। इस तरह करके 2-3 लोग तो इस चीज़ का निशाना बन जाते हैं और फिर जाकर किसी को समझ आती है कि ये एक साइकिल चल रहा है। और ज़रूरत इस बात की होती है कि आप अगले इंसान की जान को बचाएं, लेकिन अपने आप को पहले महफूज रखें। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि आपने सोर्स को मैनेज करना है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किसी वुड से, किसी ऐसी चीज़ से जो अच्छा कंडक्टर ना हो या आइसोलेटर हो, जिस तरह की लकड़ी ही इसकी सबसे बेस्ट जो है वो टेक्निक है कि लकड़ी की मदद से आप उस सोर्स को जो है वो पीछे करें और उस पोजीशन से जो है वो उस विक्टिम को दूर ले आएं। उसके बाद आपने ये देखा होगा कि जिन लोगों को इलेक्ट्रिकल करंट लगता है उनको फ़ौरन से ये बात कही जाती है कि इनको किसी मिट्टी में या रेत में दबा दिया जाए। याद रखें कि ये एक ज़्यादती है और ये बहुत ही गलत चीज़ है और मिथ है कि अगर आप किसी इंसान को करंट लगने के बाद मिट्टी में दबा दें तो उसकी जान आप बचा सकते हैं, क्योंकि उसका तो पहले ही सारा वाटर उसके अंदर से ड्राई हो चुका है और उसका ब्लड जो है वो थिक हो गया है। अगर आप उसे ठंडी जगह पे, क्योंकि मिट्टी और रेत में एक अपनी ठंडक पाई जाती है, उसकी बॉडी टेम्परेचर पहले से ही गिर रहा है, अगर आप उसे मिट्टी में दबाएंगे तो उसकी जो बॉडी टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा लो होगा और इट कैन कॉज ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग भी इसकी वजह से हो सकती है और अल्टीमेटली मे बी ब्लॉक सम आर्टरीज, ठीक है, हार्ट की ब्लॉकेज का सबब बन सकता है और अगर उसने बचना भी था तो अब वो नहीं बचेगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और बस मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग इस चीज़ से मुस्तफ़ीद हों, आपके अंदर शौक़ पैदा हो कि आप भी लोगों की जानें बचाएं। अगर आप किसी एमरजेंसी कंडीशन में फंस जाएं, आपको पता हो कि आपको क्या करना है। तो वीडियो बनाने का मकसद यही था। अगर आप एक भी इंसान को इस चीज़ से फ़ायदा हो तो मुझे लगेगा कि मेरा जो मकसद है वो पूरा हो गया।
बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह ताला आपको जज़ा दे और इस्तकामत दे कि आपने इस इल्म को सीखने की कोशिश की। तो थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब कर दें चैनल को और वीडियो को लाइक कर दें। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सब कहते हैं। और अल्लाह हाफ़िज़।